हाय एवरीवन, सॉल्यूशन चैप्टर में जो है न्यूमेरिकल देख रहे थे हम लोग एन सिन्हा से, और उसमें से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टॉपिक का न्यूमेरिकल, जो कि लास्ट क्वेश्चन जो है हमने एग्जाम्पल 90 तक करा था। इसके बाद जो अब इसमें क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट वह है एग्जाम्पल 22, 23, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर 22, द मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1 मोलल 750 ग्राम of this solution 750 ग्राम of this solution is cooled and the temperature is kept at minus 2.79 degrees Celsius. So calculate the amount of ice separated out. KF दिया हुआ है वाटर के लिए 1.86 केल्विन केजी पर मोल है। तो वही चीज़, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है। बोल रहा है ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी दिया हुआ है। अब ग्लूकोज का वही सॉल्यूशन का कितना ले रहे हैं, 750 ग्राम, और उस 750 ग्राम सॉल्यूशन को इतना टेम्परेचर पे हम लोग रख रहे हैं। तो देखो, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अब वह जो वाटर का सॉल्यूशन है उसको हम लोग रख रहे हैं इस टेम्परेचर पे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कम। तो जाहिर सी बात है कि अब वह फ्रीज करेगा, जमेगा। तो फ्रीज करेगा तो वाटर फ्रीज करके क्या बनाता है, आइस। तो वही पूछ रहा है कि कितना आइस बनेगा, वही निकालो। तो देखो, यहाँ प्योर वाटर तो है नहीं, है ग्लूकोज का सॉल्यूशन। तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वाटर का अब ग्लूकोज मिलाने के बाद, वह 0 डिग्री नहीं होगा बल्कि उससे कम होगा। क्योंकि पढ़े हम लोग कि कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाए लिक्विड सॉल्वेंट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जब उसमें ग्लूकोज मिलाओगे तो वह 0 ही नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। अब कम होकर के कितना होगा ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। यहाँ जो ये दिया हुआ है अलग चीज़ है। ये बोल रहा है कि इस टेम्परेचर पे रखेंगे सॉल्यूशन को तो फ्रीज करेगा। तो फ्रीज करेगा इसका मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है इससे जो भी है इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तभी वह फ्रीज करेगा। नहीं तो इससे कम रहेगा तो फिर तो नहीं फ्रीज करेगा। तो उस दरमियान कितना आइस का फॉर्मेशन होगा हम लोग को वही कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या करना है हम लोग को कि पता करना है कि जो 750 ग्राम सॉल्यूशन है, इस 750 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्लूकोज है और कितना वाटर है, ये पता करना सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है। तो देखो, मोलैलिटी दिया हुआ है, तो मोलैलिटी का मतलब यहाँ दिया हुआ है 1 मोल पर केजी। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गया 1 मोल, मास ऑफ वाटर हो गया 1000 ग्राम। 1 मोल अब आ गया तो नंबर ऑफ मोल का होता है गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास तो नहीं पता है, मोलर मास ग्लूकोज का हम लोग जानते हैं 180, और ये 1 है तो यहाँ से W बराबर आ जाएगा 180 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि
1000 ग्राम प्लस 180 ग्राम, तो हो जाएगा 1180 ग्राम। अब इसका मतलब हुआ यहाँ से कि 1180 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 180 ग्राम ग्लूकोज। ठीक, देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 180 बराबर 1180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो सॉल्यूशन का यहाँ दिया हुआ कितना है, 750 दिया हुआ है। देयरफॉर 750 ग्राम कंटेन्स 180 बटे 1180 इंटू 750 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ से ग्लूकोज का अमाउंट पता चल जाएगा। तो यह जो ग्लूकोज का अमाउंट है वह आ जाएगा 114.4 ग्राम। मास ऑफ ग्लूकोज मतलब WB। तो जब WA निकालोगे मास ऑफ सॉल्वेंट, तो टोटल 750 ग्राम में इतना ग्राम ग्लूकोज है, तो बाकी जो बचा वाटर हो जाएगा, तो माइनस 114.4 ग्राम। तो ये तकरीबन आ जाएगा यहाँ से 635.6 ग्राम, मतलब ये पता चल गया WA। ठीक, उसके बाद यह जो दिया हुआ है, ठीक, तो क्या बोले कि प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है T0F वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इस सॉल्यूशन के लिए है डेल्टा TF नहीं TF माइनस 2.79 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF निकालोगे तो T0F माइनस TF, तो यह आ जाएगा 2.79 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जब आप मोलैलिटी निकालोगे सॉल्यूशन का, मोलैलिटी, तो हो जाएगा डेल्टा TF बाई KF। अरे फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। तो M बराबर डेल्टा TF बाई KF। तो डेल्टा TF इज़ 2.79 केल्विन और KF का वैल्यू दिया हुआ है 1.86 केल्विन kg पर मोल। केल्विन ख़त्म, और इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आता है 1.5 मोल पर kg। देखो यहाँ यह जो दिया हुआ है, ठीक है, मोलैलिटी, ई मोलैलिटी दिया हुआ है कब के लिए, जब 1000 ग्राम वाटर में 180 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ हो तब। 1000, इसका मतलब यही ना हुआ जी, 1 मोलल का मतलब हुआ कि 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट, और 1 मोल सॉल्यूट का यहाँ निकाले हम लोग 180 ग्राम। तो वह जो दिया हुआ है डाटा मोलैलिटी, वह दिया हुआ है जब 1000 ग्राम वाटर में 180 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ हो तब। सेकेंड केस में तो हम लोग निकाले हैं 750 ग्राम के लिए, कि 750 ग्राम सॉल्यूशन है, मतलब उसमें इतना ग्राम वाटर है, तो इतना ग्राम वाटर में जब इतना ग्राम ग्लूकोज घुला होगा तब मोलैलिटी क्या आएगा, तब मोलैलिटी आ गया कितना, 1.5 मोल पर kg। अब जब कूल करोगे इसको, ठंडा करोगे सॉल्यूशन को, तो ऑब्वियसली जो फ्रीज होगा, मतलब कि जो जमेगा वो कौन जमेगा, वाटर। ग्लूकोज का फ्रीजिंग नहीं होगा, पानी जम करके बर्फ़ बदलेगा ना, ग्लूकोज तो ऑलरेडी सॉलिड होता है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन याद रखेंगे कि ड्यूरिंग कूलिंग, ठंडा करने के दरमियान, द डिजॉल्व्ड ग्लूकोज रिमेन्स इन सॉल्यूशन, कि जो घुला हुआ ग्लूकोज है वह सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, वह जमेगा नहीं। तो अब जब हम लोग निकालेंगे नाउ, तो अब इसका मोलैलिटी आ गया है 1.5। तो अब मोलैलिटी 1.5 आया है, तो ये मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट, ठीक, तो मोलैलिटी दिया हुआ है 1.5 मोल पर kg, नंबर ऑफ मोल्स गिवेन मास बाय मोलर मास, और वेट यहाँ 1 kg होगा, क्या कि मोलैलिटी का डेफिनेशन ही होता है वही कि 1 kg में जितना घुला हुआ हो,
गिवन मास नहीं पता है, मोलर मास ग्लूकोज का पता है 180। तो यहाँ से आप निकालोगे वेट तो यह आ जाएगा 180 इंटू 1.5, मतलब कि आ जाएगा 270। जो भी है नहीं आ जाएगा 270 ग्राम ऐसे। तो अब यहाँ से क्या कैलकुलेट होगा समझोगे? अब यहाँ से क्या कैलकुलेट होगा? अब यहाँ से कैलकुलेट होगा कि यह जो मास आया था ना, यहाँ जो हम लोग मास निकाले थे 114.4 ग्राम, यह 114.4 ग्राम प्रेजेंट था कितना में? 750 में, ठीक। लेकिन जब उससे हम लोग आगे बढ़े, मोलैलिटी को कैलकुलेट किए इसके लिए, तो आया 1.5, और 1.5 के लिए जब आप निकालेंगे कि उसमें कितना ग्लूकोज है तो आ जाएगा 270 ग्राम। तो अब उतना ग्लूकोज कितना वाटर में प्रेजेंट है, इसको कैसे निकालेंगे? तो नाउ 114.4 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in कितना में? तो 114.4 इंटू 1000 बाई ये जो आया है 270, तो ये आ जाएगा 423.7 ग्राम वाटर। इसीलिए जब यहाँ से निकालेंगे अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ओरिजिनल अमाउंट ऑफ वाटर माइनस वाटर रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ वाटर मतलब शुरू में जो बनाया गया था वह है 635.6 ग्राम, माइनस इतना वाटर बच गया 423.7 ग्राम, तो अब आया कितना? 211.9 ग्राम, 211.9 ग्राम। तो इतना बनेगा आइस। देखो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, तो इसको हम लोग फिर से एक बार क्लैरिफाई करते हैं। हो गया थोड़ा सा लेंदी, और क्लैरिफाई कैसे करेंगे समझोगे ध्यान से ज़रा। क्वेश्चन में क्या था कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, मोलैलिटी दिया हुआ है 1 मोल, ठीक। अब इसी सॉल्यूशन का 750 ग्राम लिया गया है, और उस 750 ग्राम सॉल्यूशन को -2.79 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया। तो वह जम गया, जमने के बाद बर्फ़ बन गया। तो कितना बर्फ़ बना वही निकालना है। तो देखो हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग किए कि जो 1 मोलल सॉल्यूशन था, इस 1 मोलल सॉल्यूशन में पता किए कि कितना ग्लूकोज कितना वाटर में घुला हुआ है। तो इससे हम लोग को पता चला कि 180 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है 1000 ग्राम वाटर में। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि टोटल जो सॉल्यूशन का मास हुआ वह 1180 ग्राम हुआ। इसका मतलब 1180 ग्राम सॉल्यूशन में 180 ग्राम ग्लूकोज है मोलैलिटी के अनुसार। लेकिन बोल रहा है कि अब पूरा सॉल्यूशन को नहीं लिया गया है कूल करने के लिए, बल्कि उस सॉल्यूशन का मात्र 750 ग्राम को ही लिया गया है ठंडा करने के लिए। अरे भाई, तो निकालना पड़ेगा ना कि 750 ग्राम में कितना है, निकालना पड़ेगा कि 750 ग्राम में अब कितना ग्राम ग्लूकोज है। तो शुरू में सॉल्यूशन का मास इस मोलैलिटी के अनुसार जो सॉल्यूशन का मास है वह 1180 था। सॉल्यूशन का शुरू में जो मोलैलिटी दिया हुआ उसके अनुसार मास कितना था? 1180 था।
और उस 1180 में जो है 180 ग्राम क्या था, ग्लूकोज। लेकिन अब कूल करने के लिए जो सॉल्यूशन लिया गया है वह सॉल्यूशन मात्र 750 ग्राम है। तो इस 750 ग्राम में कितना ग्लूकोज है, तो 114.4, ऑब्वियसली कम। 1180 में जब 180 है तो 750 में 180 से कम आएगा, 114.4 ग्राम आ गया। तो 750 ग्राम में इतना ग्राम ग्लूकोज है, तो बाकी बच गया वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ वो दिया हुआ है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला है डेल्टा TA बराबर KF इंटू एम, तो अब इस सॉल्यूशन के लिए मतलब कि जब इतना ग्राम लिया गया हो सॉल्यूशन का, तब ग्लूकोज का मोलालिटी कितना आएगा। तो अब जो ग्लूकोज का मोलालिटी आया है वो पहले से ज़्यादा, पहले दिया हुआ था 1 मोलल, अब आ गया 1.5 मोलल। ऑब्वियसली कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है और सॉल्वेंट दोनों डिक्रीज कर गया है। तो कंसंट्रेशन 1 से बढ़ करके कितना हो गया है, 1.5 हो गया। तो अब हम लोग को निकालना पड़ेगा ना कि इस 1.5 मोलल सॉल्यूशन के लिए कितना ग्लूकोज है। अरे भाई, इसमें जो तुम निकाले थे 750 के लिए, ये तो 1 मोलल सॉल्यूशन का ही इतना ग्राम सॉल्यूशन था। लेकिन अब जब हम लोग निकाले तो फिर एक नया मोलालिटी आया, तो नया मोलालिटी आया इसके लिए, समझ रहे हो। ये पहले का भी दिया हुआ है, जो पहले का मोलालिटी 1 है, और बाद में इसी के लिए जब मोलालिटी निकाले तो 1.5 आ गया, बढ़ गया मोलालिटी, क्योंकि अमाउंट उधर चेंज किया था। तो अब जब हम लोग निकालेंगे 1.5 मोलल में कितना है, तो 1.5 मोलल में जो ग्लूकोज है वह है 270 ग्राम, 270 ग्राम। तो देखो, समझोगे बात को, यहाँ हम लोग निकाले थे कि 114.4 ग्राम प्रेजेंट है कितना में, 635.6 ग्राम वाटर में। लेकिन जब मोलालिटी चेंज किया तो मोलालिटी चेंज करने से अब जो मास ऑफ ग्लूकोज है वह आ गया 270। मोलालिटी बढ़ गया तो सॉल्यूट का मास भी बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब या तो सॉल्यूट बढ़ेगा या तो सॉल्वेंट घटेगा। तो सॉल्यूट का मास यहाँ बढ़ गया, 114 से बढ़ करके इतना हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग निकाले कि यह जो 114.4 ग्राम ग्लूकोज था वह कितना ग्राम वाटर में है। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला हो गया, 114.4 ग्लूकोज का मास इंटू 1000 kg में ही करने के लिए, चूँकि पर kg लेते हैं, डिवाइडेड बाई 270। तो यहाँ से जो आया 423.7 ग्राम। इसका मतलब अब हुआ कि अब जो प्रेजेंट है ग्लूकोज का इतना अमाउंट वह मात्र 423.7 में है। मतलब देख लो, यहाँ जो 114 पॉइंट था वह था 635.6 में, और 114.4 अभी भी है। मतलब सॉल्यूट का मास चेंज नहीं किया, बल्कि सॉल्वेंट का चेंज कर गया, और चेंज करके घट गया, 635.6 से हो गया 423.7। तो घट क्यों गया, बाकी मास उसका कहाँ गया। शुरू में हम लोग निकाले हैं कि 114.4 ग्राम इतना ग्राम वाटर में है, अब निकाल रहे हैं कि 114.4 ग्राम इतना ही ग्राम वाटर में है, तो बाकी वाटर कहाँ गया। तो वही बाकी का वाटर क्या हुआ, फ्रीज कर गया, जम गया, और जम करके आइस में कन्वर्ट हो गया। तो ओरिजिनल अमाउंट माइनस जो अमाउंट अब बचा, अब दिए हम थोड़ा सा यहाँ मतलब नया एक ही आ गया। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत सोचने लायक क्वेश्चन था। तो 1-2 बार रिवाइज करोगे क्वेश्चन को, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, समझ में आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट का जो इसमें मोलालिटी निकाला गया है ना, उसी से बहुत कुछ समझना था। कि सेकेंड पार्ट का जो मोलालिटी निकला है, इसका मतलब कि उस मोलल सॉल्यूशन के लिए अब हम लोग कंसीडर करेंगे कि कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मनगढ़ंत क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको, अपने से बनाया गया। 23 भी ऐसा ही है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए ग्लूकोज
solution in water, what percentage of a glucose solution in water has the same freezing point as 1% of urea solution by weight. What percentage of a glucose solution in water has the same freezing point as 1% of यूरिया सॉल्यूशन। बोला है कि 1% यूरिया सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो वही फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ग्लूकोज सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का ग्लूकोज का अमाउंट वगैरह कैलकुलेट करके चलना है। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे, क्या ध्यान दोगे। देखो, सबसे पहले 1% यूरिया सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ। तो 1% यूरिया सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि मास ऑफ यूरिया 1 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो यदि तुम यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे तो आएगा 99 ग्राम। अभी 99 और 100 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 1 ग्राम यदि 100 ग्राम में प्रेजेंट है, इसका मतलब कि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, और बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो उसके लिए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मास लगभग कंपेरेबल होता है। तो हम लोग यहाँ से जो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, इसको मास ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो 99 आया तो बहुत ज़्यादा अंतर अब नहीं रहा दोनों में। ठीक है, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब WA भी मान लो 100 ग्राम, ये दोनों को कंपेरेबल मान लिए। ठीक है, ये हो गया WB। अब MB मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल होता है। सॉल्वेंट सेम ही है तो KF तो लगभग सेम ही रहेगा। तो यहाँ से जब लिखोगे डेल्टा TF तो फॉर्मूला होता है KF इंटू WB, तो WB हो गया 1 इंटू 1000। MB होता है तो MB हो गया 60 इंटू WA हो गया 100। ठीक है, अब सेकेंड केस जो दिया हुआ है दूसरा ग्लूकोज सॉल्यूशन वाला, तो मान लें कि इसका X% है, तो X% है, इसका मतलब कि मास ऑफ ग्लूकोज हो गया X ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों सेम ही लेकर के चलेंगे। मोलर मास ग्लूकोज का MB 180 ग्राम पर मोल, KF वगैरह वही रहेगा। तो यहाँ से जब डेल्टा TF लिखोगे तो फिर से KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB 180 इंटू WA 100। तो यहाँ समझने वाला बात केवल यही था कि सॉल्यूशन का मास यहाँ 100 ग्राम है। 1% का मतलब हम लोग यही पढ़े हैं कि जितना परसेंट है मतलब उतना ग्राम सॉल्यूट का 100 ग्राम प्रेजेंट है, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्यूट 1 ग्राम है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो इस केस में सॉल्वेंट का मास निकाले तो लगभग सॉल्यूशन के मास के बराबर आया। तो इस सॉल्यूशन के मास को हम लोग सॉल्वेंट के मास के कंपेयर समझ करके चले, और वही कंसेप्ट यहाँ यूज किए। वैसे भी यहाँ दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह के बारे में, तो हम लोग पढ़ें कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लागू होता है केवल और केवल वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तब। तो यहाँ से अब निकालोगे तो हो जाएगा KF इंटू X। अच्छा, ये तो पुट किया ही हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम फ्रीजिंग पॉइंट, तो सेम फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ये दोनों डेल्टा TF बराबर होगा, इसको 1 और इसको 2 मान लें तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। डेल्टा TF1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा TF2। तो ये हो गया KF इंटू 1
इंटू 1000 60 इंटू 100 बराबर इधर हो गया के एफ इंटू एक्स इंटू 1000 180 इंटू 100 ऐसा। अब इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लेना है। के एफ सेम होगा क्योंकि दोनों जगह वाटर में सॉल्यूशन है। के एफ ख़त्म, 1000 ख़त्म, 100 ख़त्म, ये 3 बार में ख़त्म। तो इधर 1 इधर हो गया x/3 तो x बराबर 3 और वही x को परसेंट मान करके चले थे तो 3% हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 3% जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 3% जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट वही होगा जो 1% यूरिया सॉल्यूशन का है। इसका मतलब यही हुआ, समझ रहे हो। तो यहाँ हम लोग को एक नया कंसेप्ट थोड़ा सा सीखने को मिला ये वाला कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के मास को सेम कंसिडर किया जा सकता है। ऐसे ही देखोगे तो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 24 है, वह भी काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मतलब कि उसमें मास डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा हिंट करते हैं। बाकी सॉल्व तो किया हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 24 देखो, बोल रहा है कि ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स, इनसे 2 कंपाउंड बनता है। एक का फॉर्मूला है AB2, दूसरे का फॉर्मूला है AB4। अब बोल रहा है कि जब 1 ग्राम AB2 को घोला जा रहा है 20 ग्राम बेंजीन में, तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF वह है 2.3 डिग्री सेल्सियस। और इसका बोल रहा है कि जब इसके 1 ग्राम को घोला जा रहा है वही 20 ग्राम बेंजीन में, तो यहाँ जो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है और 1.3 डिग्री सेल्सियस। KF का वैल्यू दिया हुआ है 5.1। तो इसमें निकालना है मास ऑफ A क्या होगा और मास ऑफ B क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो सिंपली लेकर के चलना है इसको। देखोगे कि मान ले मास ऑफ A है x और मास ऑफ B है y, तो जब निकालोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 तो A का मास x, B का y, तो 2y हो जाएगा। उसी प्रकार से निकालोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB4 तो x प्लस 4y हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार यहाँ से यदि निकालोगे डेल्टा TF तो क्या होता है KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। तो डेल्टा TF तो दिया हुआ है 2.3, KF 5.1, WBX या WB तो निकालना ही है यहाँ से हम लोग को। WB दिया हुआ है, देखो 1 ग्राम दिया हुआ है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1000। ठीक है। देखो यहाँ वेट ऑफ ए नहीं, इसको हम लोग समझेंगे एटॉमिक वेट ऑफ ए, एटॉमिक वेट ऑफ ए, और उसी प्रकार से एटॉमिक वेट ऑफ बी, एटॉमिक वेट ऑफ बी। तो एटॉमिक वेट जोड़ते हैं तब ना मॉलिक्यूलर वेट निकलता है, ऐसा। तो MB यहाँ से हो गया x प्लस 2y इंटू WA, तो WA 20 ग्राम है, ऐसा।
उसी प्रकार से इसके लिए चलोगे तो सेम ही आएगा। डेल्टा टी एफ यहाँ है 1.3, के एफ रहेगा 5.1 इंटू 1 इंटू 1000, ये हो जाएगा x प्लस 4y इंटू यहाँ भी है 20 ग्राम। तो ये सारे टर्म्स नोन है, बस ये x प्लस 2y अलग है। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से x प्लस 2y बराबर कुछ आ जाएगा 110.87 और यहाँ से x प्लस 4y बराबर कुछ आ जाएगा 196.5। अब सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व कर दो, दोनों को घटा दो, जो भी करना है तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 4y माइनस 2y, ये 196.5 माइनस 110.87, तो 2y बराबर समथिंग, तो यहाँ से y पता चल जाएगा। और y का वैल्यू किस में पुट कर देना तो x पता चल जाएगा। तो x का एटॉमिक वेट भी पता चल गया, y का भी एटॉमिक वेट पता चल गया, माने है ना x और y। ऐसा इक्वेशन के फॉर्म में आकर के सॉल्व हुआ, अलग बिल्कुल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो लोग हड़बड़ा जाते हैं तुरंत से। तो हड़बड़ाने का कोई बात ही नहीं है, ले करके चलो, इसको कंसेप्चुअली बना करके चलना है तो हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यह जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, इस टॉपिक से हम लोग न्यूमेरिकल किए, एग्जाम्पल का। बिना एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल किए हम लोग एक्सरसाइज का कभी कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए पहले एग्जाम्पल का करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक अंतिम बच गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे एग्जाम्पल वाले, तब फाइनली फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज में इन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।